सोवियत संघ का विघटन और गोर्बाचेव। पिछले वीडियो में हमने सोवियत संघ के बारे में बात की थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बन गया और अमेरिका के साथ लंबे समय तक उसका शीत युद्ध चलता रहा। पिछले वीडियो में हमने सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी बात की थी और वो सारी विशेषताएं देखी थी जिससे सोवियत संघ एक महाशक्ति बना। परंतु कुछ दशकों बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ टूट गया और कई राज्यों में बट गया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक महाशक्ति बनने के विशेषताओं के साथ साथ सोवियत संघ में गतिरुद्धता आती चली गई और सोवियत संघ का एक दिन विघटन हो गया, पतन हो गया। उन्हीं कारणों के बारे में हम जानेंगे। जिस सोवियत प्रणाली के बलबूते सोवियत संघ एक महाशक्ति बना था, अब वह दोषपूर्ण होती जा रही थी। 1980 के दशक के प्रारंभ में, यानी 1980 का जब दशक शुरू हुआ तो यह प्रणाली ठहराव की स्थिति में आ गई थी, यानी सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में गतिरुद्धता आ गई थी, ठहराव आ गया था। और यही वह समय था जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में साम्यवादी दल के महासचिव बने और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी वही थे। अब सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, या फिर जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्हें किन बातों के कारण सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, इन बातों के बारे में हम जानेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन के क्या कारण थे और किन कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधारों के लिए बाध्य हुए, दोनों का ही आप सेम उत्तर लिख सकते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन या पतन के कारणों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उस समय यानी 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी कमजोरियां आ गई थी, जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे। बाद में यही कमजोरियां सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। अब सोवियत संघ के विघटन के कारणों को हम कुछ प्रमुख शीर्षकों में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। आर्थिक गतिरुद्धता। सोवियत संघ के एक महाशक्ति बनने का सबसे प्रमुख कारण था कि उसकी अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से तरक्की की थी और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक तरक्की के मामले में उसने विश्व के सभी देशों को, एक अमेरिका को छोड़ दे तो विश्व के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बहुत सारे कारणों से 1980 के दशक में सोवियत संघ में आर्थिक गतिरुद्धता आ गई, यानी अर्थव्यवस्था की तरक्की रुक गई। इसके कई सारे कारण थे। एक तो सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। दूसरी बात, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पूर्वी यूरोप के देशों में उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए सिर्फ इसलिए ताकि पूर्वी यूरोप के देश उसके खेमे में बने रहें। और इन सब बातों पर हद से ज़्यादा खर्च करने के कारण, इन सब कामों पर आवश्यकता से अधिक खर्च करने के कारण वह अपनी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे पाया। 1979 में उसने जब सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो इसका सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर और गहरा प्रभाव पड़ा और एक तरह से अर्थव्यवस्था की गति बिल्कुल रुक गई। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण ही वो एक महाशक्ति बना था। अब जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो जाहिर सी बात है पतन की ओर चल दिया। लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। भ्रष्टाचार आम बात हो गई थी। नौकरशाही जनता के प्रति, नौकरशाही यानी जो प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गए थे। लोकतंत्र नहीं था सोवियत संघ में, ये आप सोवियत संघ की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। तो लोकतंत्र के अभाव में लोग जब सरकार के कामों से, नीतियों से लोगों की असहमति होती तो वे उसे केवल चुटकुलों और कार्टूनों में ही व्यक्त कर पाते थे। एक ही दल था, साम्यवादी दल, और वो बहुत ज़्यादा तानाशाह हो गया था क्योंकि साम्यवादी दल का कोई विकल्प नहीं था। चुनाव में जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण हर बार साम्यवादी दल ही सत्ता में आता था। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, शासन में खुलापन लाने की अनिच्छा,
देश की विशालता के बावजूद, यानी बहुत विशाल देश था, 15 गणराज्य थे, परंतु बहुत केंद्रीकृत शासन था और जो है केंद्र का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। इन सब बातों के कारण सोवियत संघ राजनीतिक रूप से भी गतिरुद्ध हो गया और जनता का विश्वास साम्यवाद से उठता चला गया। संसाधनों का दुरुपयोग, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि सैनिक दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ में अमेरिका के साथ शामिल रहा, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल होने के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। इन सब का सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर पाया। पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना सूचना प्रौद्योगिकी और संचार साधनों के विकास के कारण अब धीरे धीरे सोवियत संघ के नागरिकों को अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों के बारे में जानकारी मिलने लगी थी। जब उन्होंने ये देखा कि पश्चिम के देशों में जनता को बहुत स्वतंत्रता है और बड़ी तेजी से आर्थिक विकास भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन देशों की जीवन शैली भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में अब सोवियत नागरिक जो है वो समाजवादी व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे। वो पश्चिमी राष्ट्रों की तरह की जीवन शैली अपनाना चाहते थे। तो पश्चिमी राष्ट्रों से तुलना करने पर सोवियत संघ की जनता को बेहद निराशा हुई और अब वो समाजवाद को और अधिक सहन नहीं करना चाहती थी। रूस का अत्यधिक हस्तक्षेप। रूस जो है 15 गणराज्यों में से एक था, यानी सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनमें से एक था, पर उसका हर मामले में बहुत प्रभुत्व था। जाहिर सी बात है कि बाकी अन्य क्षेत्रों की जनता अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करती थी। रूस की बहुत ज्यादा चलती थी सारे मामलों में और इससे जो बाकी के 14 गणराज्य थे वो नाराज रहते थे। राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। सोवियत संघ का विघटन शायद ना होता इन सारी बातों के बाद भी, परंतु विभिन्न गणराज्यों में अब राष्ट्रवादी भावनाएं यानी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भावनाएं उभर कर आने लगी थी। सबसे पहले जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण बना, यानी इसके तुरंत बाद सोवियत संघ टूट गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और सोवियत संघ में आई बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। गोर्बाचेव के सुधारों को भी आप सोवियत संघ के विघटन का एक कारण मान सकते हैं। और सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, जब ये क्वेश्चन आता है तो एक पॉइंट आप लास्ट में गोर्बाचेव के सुधार भी लिख सकते हैं, क्योंकि गोर्बाचेव ने कमजोरियों को दूर करने के लिए सुधार तो करने चाहे, परंतु ये सुधार बाद में सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बन गए। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। सोवियत संघ ने जब साम्यवादी दल की कमान संभाली, यानी जब वो साम्यवादी दल के महासचिव बने, तो उस समय सोवियत संघ में बहुत सारी कमजोरियां थी। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख सुधार गोर्बाचेव ने लागू किए। इसमें एक सुधार था ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, यानी गोर्बाचेव जो प्रतिबंध लगे हुए थे समाचार पत्रों पर, जनता को सरकार के बारे में कुछ भी जानने की अनुमति नहीं थी, तो इन सब बातों को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने वो सेंसरशिप समाप्त करी और अब जो है साम्यवादी दल के काम को भी और ज्यादा खुलेपन से चलाए जाने की बात की गई, यानी जनता को अब सरकार के कामों, सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार मिल गया था। पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। इसके अंतर्गत मिखाइल गोर्बाचेव ने जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें साम्यवादी दल शामिल था, आर्थिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं जैसे नौकरशाही थी, प्रशासनिक अधिकारी थे, तो इन सभी संस्थाओं की पुनर्रचना पर बल दिया गया, यानी इन्हें और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने पर बल दिया।
जो औद्योगिक संस्थान थे, जो आर्थिक संस्थान थे, उसमें प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। प्रतियोगिता पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता होती है, समाजवादी व्यवस्था की नहीं। तो कहीं ना कहीं निजीकरण और पूंजीवाद की ओर भी गोर्बाचेव बढ़ रहे थे। अब गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे, यानी जो सोवियत संघ में कमजोरियां थी उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उनके सुधार सोवियत संघ के टूटने का कारण कैसे बन गए? गोर्बाचेव ने जब सुधारों को लागू करना शुरू किया तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, क्योंकि इससे उनके विशेष अधिकार छीने जा रहे थे। अब जो साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा था, और साम्यवादी पार्टी के नेताओं को यह मंजूर नहीं था। गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को, गुस्से को कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निर्णय किया। परंतु थोड़ी सी ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों का ये मानना है कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेजी से कदम उठाने चाहिए थे। जनता को लगा कि गोर्बाचेव के सुधार बहुत धीमी गति से हो रहे थे और सुधारों की मात्रा भी कम थी, तो जनता इतने से सुधारों से अब संतुष्ट होने वाली नहीं थी। गोर्बाचेव के सुधार विघटन का कारण क्यों बने, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो बहुत सारे हजारों लोगों को कहीं एक जगह बंद कर दिया जाए और बहुत समय तक उनको वहां से निकलने का, बाहर जाने का कोई मौका ना मिले, कोई अवसर ना मिले, और फिर एक दिन कोई एक वहां से निकलने का एक बड़ा गेट है और उसी में एक छोटा गेट भी है, तो छोटा गेट खोल दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में इतनी सहनशीलता होगी, इतना पेशेंस होगा कि वो उस छोटे गेट में से निकलेंगे? वो क्या कोशिश करेंगे, वो जो बड़ा गेट है उसको तोड़ दिया जाए ताकि एकदम से सारे लोग बाहर निकल सकें। तो ऐसा ही हुआ। गोर्बाचेव के सुधार एक छोटा गेट खोल रहे थे, यानी धीरे धीरे लोगों को आजादी दे रहे थे, धीरे धीरे सुधार कर रहे थे, परंतु लोग पूरा परिवर्तन चाहते थे। वो थोड़े से सुधारों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। तो ऐसे में जो है गोर्बाचेव के सुधार, जो कि रोग का निदान या इलाज बनने चाहिए थे, वो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बन गए। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका के बाद पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों के पतन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे का हिस्सा थे, और जब आप सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के 6 कारणों का वर्णन कीजिए। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों का पतन भी सोवियत संघ के विघटन के एक कारण के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट याद नहीं आता तो साम्यवादी सरकारों का पतन भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण माना जा सकता है। तो पूर्वी यूरोप के ये देश जो दूसरी दुनिया का हिस्सा थे, सोवियत संघ के नेतृत्व में उसके खेमे में शामिल थे। 1980 के दशक के अंत में यहाँ पर भी जनता ने साम्यवादी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इन देशों को अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने बहुत पैसा खर्च किया था। इन देशों को भारी आर्थिक सहायता दी थी, सैनिक सहायता दी थी, और अब यहाँ जो समाजवाद था वो खतरे में पड़ रहा था। जनता ने साम्यवादी सरकारों के विरुद्ध आंदोलन, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे और सोवियत नियंत्रण का भी विरोध यहाँ पर हो रहा था। ऐसे में इन गड़बड़ियों में सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी सोवियत संघ ने यहाँ समाजवाद को बचाने के लिए कोई और कोशिश नहीं की, क्योंकि गोर्बाचेव ये मानते थे कि सोवियत संघ में जो कमजोरियां आ गई हैं उसको ठीक करना ज़रूरी है, और दूसरे देशों में अनुचित हस्तक्षेप उनकी नीतियों में नहीं था। 1989 में पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इसी साल हंगरी में तख्ता पलट हो गया, रोमानिया में लोकतंत्र आ गया, और
इस तरह 1990 तक आते आते पूर्वी यूरोप की सारी साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ औपचारिक तौर पर और उसके लिए कौन सी परिस्थितियां उस समय तात्कालिक रूप से जिम्मेदार थी, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। 1991 में सोवियत संघ में एक तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट का अर्थ होता है कि जो वर्तमान सरकार है उसको गिराने की कोशिश हुई, जो मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार थी उसको गिराने की कोशिश हुई। अब साम्यवादी पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसको बढ़ावा दिया, क्योंकि वो जो साम्यवादी पार्टी के नेता थे वो ज्यादातर गोर्बाचेव के सुधारों को पसंद नहीं कर रहे थे और इस तख्ता पलट का नेतृत्व बोरिस येल्त्सिन ने किया। बोरिस येल्त्सिन जो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था, रूस के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस तख्ता पलट का नेतृत्व बोरिस येल्त्सिन ने किया और उनकी सोवियत संघ में जो तख्ता पलट था, जनता का जो विरोध प्रदर्शन था, उसका नेतृत्व येल्त्सिन ने किया। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और इस प्रकार औपचारिक रूप से 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया।